क्वेश्चन पेपर ब्लर होगा दोस्तों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन रीड करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो पेपर है दोस्तों, जो रेगुलर का पेपर हुआ है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 इकोनॉमिक डिसिप्लिन का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एसवाल के बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा। तो थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। All questions are divided into section A and B. Attempt any 5 questions out of 7 questions from each of the sections. Section A has short answer questions and each carries 5 marks, whereas section B contain long answer question and each carry 10 marks. ओके, तो इसमें क्या है जी, 2 सेक्शन है बेसिकली। दोनों सेक्शन में 7-7 क्वेश्चन है, करने 5-5 है दोनों सेक्शन में से। सेक्शन ए का एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो सेक्शन ए 25 नंबर का हो गया। सेक्शन बी का एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो सेक्शन बी 50 नंबर का हो गया। इस तरह से 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ये आपका पैटर्न है, ठीक है जी। बाकी आप आंसर या तो पूरा इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये सेक्शन ए की शुरुआत हो रही है। अगेन 2 सेक्शन होंगे, दोनों सेक्शन में 7-7 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5-5 करने हैं। ये सेक्शन ए में डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। एक्सप्लेन वाई द आईएस कर्व स्लोप्स डाउन एंड टू द राइट। समझाएं कि आईएस वर्क नीचे और दाएं और क्यों झुका हुआ होता है। जो आईएस कर्व होता है वो डाउन और नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ होता है वो आपको बताना है। नीचे नहीं, सॉरी, डाउन और नीचे एक ही बात है, मैंने क्या बोल रहा हूँ। डाउन या सीधे राइट की तरफ क्यों, दाईं की तरफ क्यों झुका हुआ होता है वो आपको बताना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद है इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट, इज़ द एलम कर्व वर्टिकल और हॉरिजेंटल। यदि मुद्रा की मांग ब्याज दर से स्वतंत्र है तो क्या एलम वर्क लंबवत या तो एलम कर्व जो है वर्टिकल रहेगा या हॉरिजेंटल। वर्टिकल या हॉरिजेंटल जो आप समझ रहे हो क्या मतलब होता है, आपको बताना है कि अगर जो मनी की जो डिमांड है उसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है तो क्या एलम कर्व जो है वो वर्टिकल रहेगा या हॉरिजेंटल रहेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है। If the labor forces is 150 million and the natural rate of unemployment is 5%, then find the natural level of employment. यदि श्रम बल 150 मिलियन है और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर 5% है तो रोज़गार का प्राकृतिक स्तर ज्ञात कीजिए। उसके बाद है डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग को परिभाषित करें। समग्र मांग के निर्धारक क्या हैं। 5th क्वेश्चन है डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी क्या है। डिस्कस द 2 प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की 2 प्रमुख लागतों पर चर्चा करें। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। चालू खाते और पूंजी खाते और वित्तीय खाते के बीच संबंध की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जे कर्व। जे वक्र की अवधारणा की व्याख्या करें। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया। टोटल 7 क्वेश्चन थे, इसमें आपको 5 करने थे जो कि 5 मार्क्स ईच का था। अब आपका सेक्शन बी शुरू हो रहा है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब एन इकोनॉमी एज बीइंग मेजर्ड इन बिलियंस एंड आई एज अ परसेंटेज। कुछ डेटा गिवन है। सी इज इक्वल टू 0.81 माइनस टी वाई। इसके बाद आई थिंक टी है, ये टैक्सेस वगैरह होंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होंगे, और एल और एम पी दिया हुआ है। कुछ डेटा दिया हुआ है आपके सामने। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यार आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। बेसिकली 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको। व्हाट इज़ द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द आईएस कर्व। इक्वेशन क्या है जो आईएस कर्व को डिस्क्राइब करती है। व्हाट इज़ द जनरल डेफिनेशन ऑफ आईएस कर्व।
IS कर्व की जनरल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द LM कर्व, LM कर्व जो डिस्क्राइब करती है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, और व्हाट इज़ द जनरल डेफिनेशन ऑफ LM कर्व, LM कर्व की डेफिनेशन क्या है वो बतानी है। एंड फिफ्थ है व्हाट आर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट और इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो भी आपको बताना है। ठीक है, इसको हिंदी में हम प्रोनाउंस कर देते हैं। IS वर्ग का वर्णन करने वाला समीकरण क्या है, IS वर्ग की सामान्य परिभाषा क्या है, LM वर्ग का वर्णन करने वाला समीकरण क्या है, LM वर्ग की सामान्य परिभाषा क्या है, और आय और ब्याज दर के संतुलन स्तर क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है, डज एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई हैव स्ट्रॉन्ग और वीक इफेक्ट व्हेन द LM कर्व इज स्टीपर देन नॉर्मल। जब LM वर्ग सामान्य से अधिक तीव्र ढलान वाला होता है तो क्या मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का मजबूत या कमज़ोर प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सपोज दैट द मार्कअप ऑफ गुड्स, सपोज दैट मार्कअप ऑफ गुड्स प्राइसेस over marginal cost is 5% and that the wage setting equation is W is equal to this, where A is the unemployment rate, U होगा सॉरी, U is the unemployment rate। आपको निकालना है what is the real wage as determined by the price setting equation और what is the natural rate of unemployment, और थर्ड suppose that the markup of the prices over cost increase to 10%, what happened to the nature rate of unemployment, explain the logic behind your answer। तो ये चीज़ आपको निकालनी है। कीमत निर्धारण समीकरण द्वारा निर्धारित वास्तविक मजदूरी क्या है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है, मान लीजिए कि लागत से अधिक कीमतों का मार्कअप 10% तक बढ़ जाता है, बेरोजगारी की प्रकृति दर का क्या होता है, अपने उत्तर के पीछे तर्क स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था सेक्शन बी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक है ड्राइव एग्रीगेट सप्लाई रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन, मजदूरी निर्धारण और कीमत निर्धारण संबंधों की सहायता से समय पूर्ति संबंध व्युत्पन्न करें, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ द ISLM फ्रेमवर्क, ISLM ढांचे की मदद से क्राउडिंग आउट प्रभाव की अवधारणा की व्याख्या करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द शॉर्ट रन एंड मीडियम रन इफेक्ट ऑफ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वन टाइम इंक्रीज इन द नॉमिनल मॉनेटरी सप्लाई यूजिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क। समंग पूर्ति ढांचे का उपयोग करते हुए विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अल्पकालिक और मध्यकालीन प्रभाव क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व शोज, हाउ डज द एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप कर्व फ्रॉम द ट्रेडिशनल फिलिप कर्व। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, भुगतान संतुलन के घटकों की चर्चा कीजिए, क्रय शक्ति समता की अवधारणा को समझाइए। तो ये 7 क्वेश्चन सेक्शन बी में थे, जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं। तो ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न था प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 BA प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।